नमस्कार। आज हम गोता लगाने वाले हैं भारत के वन कानूनों की गहराइयों में और बात करेंगे एक बहुत ही फाउंडेशनल कानून की, भारतीय वन अधिनियम 1927। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। ये वो कानून है जिसने एक तरह से भारत में जंगलों के मैनेजमेंट की पूरी रूपरेखा तय की। और हम आज इसके मूल पाठ के हिस्सों को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कानून क्या कहता है, कैसे जंगलों को बांटता है, क्या नियम है। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इसकी जो मुख्य संरचना है, जो अलग अलग तरह के जंगल ये बताता है और कैसे ये वन संसाधनों के इस्तेमाल और बचाव को कंट्रोल करता है, उसको समझें। और कमाल की बात यह है, सोचिए कि लगभग 100 साल पुराना कानून आज भी ये कितना रिलेवेंट है। कैसे ये तय करता है कि जंगलों में क्या होगा, क्या नहीं होगा, और कैसे अलग अलग राज्यों ने इसमें अपने हिसाब से बदलाव भी किए हैं, वो भी देखने लायक है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को। सबसे पहले ये समझते हैं कि 1927 में जब ये कानून आया तो इसका असल मकसद क्या था, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। देखिए, उस वक्त क्या था कि जंगलों से जुड़े कानून, फिर उनसे जो लकड़ी या दूसरे उत्पाद निकलते थे, उनके आने जाने ट्रांजिट, और उन पर जो टैक्स या शुल्क लगता था, वो सब काफी बिखरा हुआ था। अच्छा, मतलब अलग अलग नियम कायदे थे। हाँ, बिल्कुल। तो इस एक्ट का पहला और मुख्य उद्देश्य था इन सारे कानूनों को एक जगह लाना, कंसोलिडेट करना। एक तरह से आप कह सकती हैं कि वनों और वन उपायों पर सरकार का नियंत्रण मजबूत करने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करना था। नियंत्रण, ये शब्द महत्वपूर्ण लग रहा है। तो इसमें सबसे पहले शायद ये समझना होगा कि कानून की भाषा में ये वन उत्पाद या फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता क्या है, क्योंकि सारे नियम तो शायद इसी के इर्द गिर्द घूमते होंगे। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। इसकी परिभाषा धारा 2 में जो दी गई है, वो काफी लंबी और बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मोटे तौर पर 2 तरह की चीजें शामिल हैं। ओके, 2 तरह की। हाँ, पहली श्रेणी में वो चीजें जो हमेशा वन उत्पाद मानी जाएंगी, चाहे वो जंगल के अंदर मिले या बाहर, जैसे लकड़ी, कोयला, कत्था, लाख और महुआ के फूल या बीज। एक मिनट, मतलब अगर किसी ने अपने खेत पर महुआ का पेड़ लगाया और उसके फूल इकट्ठे किए तो वो भी वन उत्पाद माना जाएगा? परिभाषा के हिसाब से देखें तो हाँ, इन खास चीजों के लिए ऐसा ही है। ये हमेशा वन उत्पाद है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। और दूसरी श्रेणी? दूसरी श्रेणी और भी बड़ी है। इसमें वो चीजें आती हैं जो वन उत्पाद तभी मानी जाती हैं जब वो या तो किसी जंगल से लाई गई हों या फिर जंगल में पाई जाएं। जैसे कि पेड़, ताड़, स्टंप, झाड़ियां, बेंत, पत्ते, फूल, फल, पौधे जो पेड़ नहीं है, घास, और तो और जंगली जानवर, उनकी खाल, सींग, दांत, शहद, मोम। अरे बाप रे, इसमें तो सब कुछ आ गया। हाँ, लगभग। और रुकिए, इसमें पीठ यानी एक तरह की मिट्टी, जमीन की ऊपरी सतह, चट्टानें और खनिज भी शामिल हैं, अगर वो जंगल से निकले हों। मतलब जंगल की मिट्टी और पत्थर भी वन उत्पाद? कमाल है। हाँ जी, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि राज्यों ने इस परिभाषा में समय के साथ बदलाव भी किए हैं। अच्छा, जैसे कि? उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने जो अपने अनुकूलन आदेश जारी किए, उनमें उन्होंने वन आधारित उद्योग, आरा मशीन यानी सॉमिल, ट्रांसपोर्टर जैसी नई परिभाषाएं जोड़ दी और वन उत्पाद की लिस्ट को और भी लंबा कर दिया। यानी ये परिभाषा स्थिर नहीं है, जरूरत के हिसाब से बदलती रही है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि नियंत्रण का दायरा कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, परिभाषा समझ आ गई। अब आते हैं जंगलों के प्रकार पर। ये कानून जंगलों को कैसे क्लासिफाई करता है? सबसे ज्यादा जिक्र शायद आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट का होता है। ये क्या है? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। अधिनियम मुख्य रूप से 3 तरह के वनों की बात करता है: आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वन। इनमें सबसे ज्यादा सख्त नियम और सरकारी नियंत्रण आरक्षित वनों पर होता है। तो कोई भी जंगल आरक्षित वन बन सकता है? नहीं, कोई भी नहीं। राज्य सरकार किसी भी ऐसी वन भूमि या बंजर भूमि को जो सरकार की संपत्ति हो, एक तय प्रक्रिया पूरी करके आरक्षित वन घोषित कर सकती है। प्रक्रिया? ये सुनने में तो काफी ब्यूरोक्रेटिक लगता है। क्या होता है इसमें? हाँ, प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। पहले सरकार एक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करती है, बताती है कि वो किस इलाके को आरक्षित बनाना चाहती है, उसकी सीमाएं क्या होंगी। फिर एक वन बंदोबस्त अधिकारी यानी फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। और ये अधिकारी कौन होता है? वन विभाग से ही? धारण नहीं करेगा, शायद इसलिए ताकि वो निष्पक्ष होकर काम कर सके।
उसका मुख्य काम होता है उस जमीन पर लोगों के पहले से चले आ रहे अधिकारों की जांच करना। अधिकार? हाँ, जैसे हो सकता है किसी का उस रास्ते से गुजरने का अधिकार हो, या पानी लेने का, या मवेशी चराने का, या फिर जंगल से कुछ सूखी लकड़ी या पत्ते वगैरह लेने का। अच्छा, तो ये अधिकारी इन सब दावों की जांच करता है? हाँ, वो एक घोषणा प्रकाशित करता है स्थानीय भाषा में, लोगों को बताता है कि जंगल आरक्षित होने वाला है और कम से कम 3 महीने का समय देता है अपने अपने अधिकारों का दावा पेश करने के लिए। वो उन दावों की जांच करता है, सबूत देखता है और यहाँ तक कि उन अधिकारों का भी पता लगाता है जिनका किसी ने दावा नहीं किया। और अगर किसी का दावा सही पाया गया तो अधिकारी के पास कुछ विकल्प होते हैं। या तो वो उस हिस्से को जहां अधिकार है जंगल की सीमा से बाहर कर दे, या फिर मालिक से बात करके उसके अधिकार खरीद ले, मतलब मुआवजा दे दे, या फिर भूमि अधिग्रहण कानून जो उस समय 1894 का था, उसके तहत उस जमीन का अधिग्रहण कर ले। और अगर किसी ने दावा ही नहीं किया समय पर? तो फिर वो अधिकार खत्म। हाँ, अगर वो बाद में साबित कर दे कि देर क्यों हुई तो अलग बात है। और झूम खेती, उसका क्या होता था? झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के दावों को अलग से देखा जाता था। अधिकारी रिपोर्ट सरकार को भेजता था और सरकार तय करती थी कि इसकी इजाजत दी जाए या नहीं, और अगर दी जाए तो किन शर्तों पर। इसे हमेशा एक विशेषाधिकार माना जाता था, अधिकार नहीं। तो पूरी प्रक्रिया के बाद जब सारे दावे निपट जाते हैं, अपीलें खत्म हो जाती हैं, जमीन अधिग्रहण अगर हुआ तो पूरा हो जाता है, तब क्या होता है? तब राज्य सरकार एक अंतिम अधिसूचना जारी करती है और उस क्षेत्र को औपचारिक रूप से आरक्षित वन घोषित कर देती है। और इस घोषणा का अनुवाद स्थानीय भाषा में आसपास के गांवों और कस्बों में भी प्रकाशित किया जाता है। और एक बार जंगल आरक्षित घोषित हो गया तो बस फिर उस जंगल में बिना सरकारी मंजूरी के कोई नया अधिकार पैदा नहीं हो सकता। जो पुराने अधिकार जारी रखे गए हैं उन्हें भी बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात, धारा 26 में उन कामों की लिस्ट है जो आरक्षित वन में करना पूरी तरह मना है। क्या क्या मना है? लगभग सब कुछ, जैसे नई जमीन साफ करना, आग लगाना या लापरवाही से जलती छोड़ देना, बिना इजाजत आग लेके घूमना, मवेशी चराना, किसी भी पेड़ को काटना, छीलना, जलाना या नुकसान पहुंचाना। और भी? हाँ, पत्थर निकालना, चूना या कोयला बनाना, कोई भी वन उत्पाद इकट्ठा करना या हटाना, खेती के लिए जमीन तैयार करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, जाल बिछाना, ये सब प्रतिबंधित है। बाप रे, मतलब पूरी तरह से नो एंट्री जोन जैसा? हाँ, आम लोगों के लिए बिना इजाजत लगभग वैसा ही। ये सरकारी नियंत्रण को स्थापित करने का बहुत मजबूत तरीका था। और अगर कोई ये नियम तोड़े तो सजा क्या थी? मूल कानून में सजा थी 6 महीने तक की कैद या 500 रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों। साथ में जंगल को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा भी देना पड़ता था। 500 रुपए? आज तो ये कुछ भी नहीं लगता। हाँ, आज के हिसाब से बहुत कम है। इसीलिए कई राज्यों ने इसमें भारी बढ़ोतरी की है। महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में तो सजा काफी ज्यादा है, और अगर रात में या हथियार वगैरह के साथ अपराध किया जाए तो सजा दोगुनी भी हो सकती है। महाराष्ट्र ने तो अवैध कब्जा हटाने और निर्माण गिराने की शक्ति भी जोड़ दी है। ये दिखाता है कि कानून भले ही पुराना हो, राज्य उसे आज की जरूरतों के हिसाब से सख्त बना रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई आरक्षित वन की बात। अब आते हैं दूसरी श्रेणी पर, संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। ये आरक्षित वनों से कैसे अलग हैं? संरक्षित वन भी सरकारी वन भूमि या बंजर भूमि पर ही बनाए जाते हैं, लेकिन ये वो जमीनें होती हैं जो आरक्षित वन नहीं है। यहाँ मुख्य अंतर नियंत्रण के स्तर का है। मतलब यहाँ नियम थोड़े ढीले होते हैं? हाँ, कह सकते हैं। इन्हें घोषित करने से पहले भी सरकार और निजी व्यक्तियों के अधिकारों की जांच और रिकॉर्डिंग तो होती है, लेकिन यहाँ उद्देश्य सारे अधिकारों को खत्म करना नहीं होता। आरक्षित वनों के मुकाबले यहाँ पाबंदियां कम होती हैं। तो सरकार यहाँ क्या-क्या कर सकती है? सरकार कुछ खास किस्म के पेड़ों को काटने से रोक सकती है, या कह सकती है कि इन्हें आरक्षित माना जाएगा। वो जंगल के किसी हिस्से को 30 साल तक के लिए बंद कर सकती है, मतलब वहां आना जाना या कोई भी गतिविधि करना मना। वो पत्थर निकालने, चूना या कोयला बनाने या वन उत्पाद जमा करने पर रोक लगा सकती है। जमीन को खेती या किसी और काम के लिए साफ करने पर भी रोक लगा सकती है। लेकिन लोगों के अधिकार बने रह सकते हैं? हाँ,
सरकार नियम बनाकर इन अधिकारों को रेगुलेट कर सकती है। जैसे वो नियम बना सकती है कि पेड़ कैसे काटे जाएंगे, वन उत्पाद हटाने के लिए लाइसेंस लेना होगा या नहीं, उसका क्या शुल्क होगा, जंगल में आग से बचाव कैसे होगा, घास कहाँ और कैसे काटी जाएगी, मवेशी कहाँ चराए जा सकते हैं, शिकार के क्या नियम होंगे, वगैरह वगैरह। और यहाँ नियम तोड़ने पर सजा? सजा लगभग वैसी ही है जैसी आरक्षित वनों के लिए थी। मूल कानून में 6 महीने तक कैद या 500 रुपए जुर्माना, जिसे राज्यों ने अब बढ़ा दिया है। और यहाँ भी अगर जंगल में आग लगती है तो सरकार लोगों के चराई या वन उत्पाद लेने के अधिकार सस्पेंड कर सकती है। अच्छा, और जम्मू कश्मीर लद्दाख में कुछ खास है संरक्षित वनों को लेकर? हाँ, वहाँ के संशोधन में एक दिलचस्प बात है। जो जंगल गैर सीमांकित है, मतलब जिनकी सीमाएं ठीक से तय नहीं की गई हैं, उन्हें भी संरक्षित वन माना जाएगा। तो ये 2 मुख्य श्रेणियां हो गई। तीसरी आपने बताई थी ग्राम वन, विलेज फॉरेस्ट्स। ये क्या चीज है? ये एक तरह की विशेष व्यवस्था है। सरकार चाहे तो किसी आरक्षित वन का प्रबंधन और उससे जुड़े अधिकार किसी गांव की पंचायत या समुदाय को सौंप सकती है। अच्छा, मतलब गांव वाले खुद जंगल मैनेज करेंगे? हाँ, सरकार नियम बना सकती है कि प्रबंधन कैसे होगा, गांव वालों को लकड़ी या दूसरी उपज कैसे मिलेगी, चराई का क्या इंतजाम होगा और समुदाय की क्या जिम्मेदारियां होंगी। लेकिन ध्यान रहे, ये मूल रूप से आरक्षित वन ही होता है, तो उससे जुड़े कानून और प्रावधान यहाँ भी लागू होते हैं। अंतिम नियंत्रण सरकार का ही रहता है। ये तो दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। क्या ये व्यवस्था ज्यादा चली? ये कहना मुश्किल है कि कितनी सफल रही, लेकिन कानून में इसका प्रावधान है। जम्मू कश्मीर लद्दाख संशोधन में तो संरक्षित वन या खालसा भूमि को भी ग्राम वन बनाने का प्रावधान है। ठीक है, तो ये तो बात हुई उन जंगलों की जो सरकारी जमीन पर हैं। क्या ये कानून निजी जमीनों पर भी लागू होता है? मान लीजिए किसी की अपनी जमीन पर जंगल है तो? हाँ, बिल्कुल। अध्याय 20 इसी बारे में है। सरकार निजी वनों और भूमियों पर भी कुछ खास परिस्थितियों में नियंत्रण कर सकती है। किन परिस्थितियों में? अगर सरकार को लगता है कि किसी निजी जंगल या जमीन का संरक्षण बहुत जरूरी है, जैसे कि तूफानों या बाढ़ से बचाव के लिए, या पहाड़ी ढलानों पर भूस्खलन रोकने के लिए, या मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, या फिर पानी की सप्लाई बनाए रखने के लिए, सड़कों या पुलों की सुरक्षा के लिए, या लोगों की सेहत के लिए, तो ऐसी स्थिति में सरकार उस निजी जमीन पर भी कुछ पाबंदियां लगा सकती है। कैसी पाबंदियां? सरकार आदेश दे सकती है कि वहां पेड़ ना काटे जाएं, या खेती के लिए जमीन साफ ना की जाए, या मवेशी ना चराए जाए, या वनस्पति जलाई ना जाए। लेकिन ये तो निजी संपत्ति हुई। हाँ, इसीलिए कानून कहता है कि ऐसा कोई भी आदेश देने से पहले जमीन के मालिक को नोटिस देना होगा, उसे अपनी बात रखने का मौका देना होगा। और अगर मालिक फिर भी ना माने तो? अगर मालिक नियमों का पालन नहीं करता तो सरकार उस जंगल या जमीन का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकती है, और अगर जरूरत पड़े तो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उसका अधिग्रहण भी कर सकती है। बाप रे, मतलब सरकार निजी जंगल भी ले सकती है? हाँ, अगर ये विशेष परिस्थितियां लागू होती हो तो। बल्कि कानून में ये भी प्रावधान है कि जमीन मालिक खुद सरकार से अनुरोध कर सकता है कि उसके जंगल का प्रबंधन सरकार संभाल ले। अच्छा, तो नियंत्रण सिर्फ सरकारी जमीन तक ही नहीं है। अब बात करते हैं जंगल से निकलने वाली चीजों की, खासकर लकड़ी की। उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने यानी ट्रांजिट के बारे में क्या नियम है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कानून का। अध्याय वी और VI। सरकार जंगल से निकले या बाहर से लाए गए लकड़ी और दूसरे वन उत्पादों पर शुल्क यानी ड्यूटी लगा सकती है। और उनके ट्रांसपोर्टेशन पर? अध्याय VI पूरा इसी पर है। कानून साफ कहता है कि नदियों में लकड़ी बहाने का नियंत्रण और जमीन या पानी के रास्ते कहीं भी लकड़ी या दूसरे वन उत्पादों को ले जाने का नियंत्रण राज्य सरकार के पास है। मतलब सरकार तय करेगी कि लकड़ी कैसे और कहाँ जाएगी? बिल्कुल, सरकार नियम बना सकती है कि किन रास्तों से ट्रांसपोर्ट होगा, उसके लिए पास या परमिट चाहिए होगा या नहीं, कहाँ-कहाँ चेकिंग होगी, माल कहाँ जमा किया जा सकता है यानी डिपो कहाँ बनेंगे, नदियों में लकड़ी बहाते वक्त कोई रुकावट ना आए, आरा मशीनें, सॉ पिट्स कहाँ और कैसे लगेंगी। और लकड़ी पर निशान लगाने की बात भी थी। हाँ, लकड़ी पर अपनी पहचान के निशान, प्रॉपर्टी मार्क्स लगाने और उन्हें रजिस्टर कराने के नियम भी सरकार बना सकती है, ताकि पता रहे कि लकड़ी किसकी है। तो जंगल से लकड़ी काटना एक बात है और उसे बाजार तक लाना बिल्कुल दूसरी, और दोनों पर सरकार का पूरा नियंत्रण।
सही कहा। इसका मकसद ही था अवैध कटाई को रोकना और सरकार के लिए राजस्व सुनिश्चित करना। इन पारगमन नियमों को तोड़ने पर भी सजा है और राज्यों ने इसे भी समय के साथ बढ़ाया है। अच्छा, एक और चीज, अगर नदी में कोई लकड़ी बहती हुई मिले जिसका कोई मालिक ना हो या किनारे पर अटकी मिले। हाँ, अध्याय 8 इसी बहाव वाली और अटकी हुई लकड़ी ड्रिफ्ट टिम्बर के बारे में है। अगर कोई लकड़ी नदी में बह रही है या किनारे पर अटकी है और उस पर या तो कोई निशान नहीं है या निशान मिट गया है, तो कानूनन उसे सरकारी संपत्ति माना जाता है। तब तक जब तक कोई अपना हक साबित न कर दे। बिल्कुल। वन अधिकारी ऐसी लकड़ी को इकट्ठा करके सरकारी डिपो में ला सकता है। फिर एक सार्वजनिक सूचना निकाली जाती है कि भाई ये लकड़ी मिली है, जिसका हो वो 3 महीने या जो भी समय तय हो के अंदर आके अपना दावा पेश करे। और अगर कोई दावा करता है तो अधिकारी दावे की जांच करता है। अगर उसे लगता है कि दावा सही है तो वो लकड़ी सौंप सकता है। अगर दावा खारिज करता है तो दावेदार कोर्ट जा सकता है। अगर कोई दावा ही नहीं करता या दावा खारिज होने के बाद कोर्ट नहीं जाता तो वो लकड़ी हमेशा के लिए सरकारी हो जाती है। काफी व्यवस्थित प्रक्रिया है। हाँ। अब मान लीजिए कोई ये सब नियम तोड़ता है, आरक्षित वन में घुस जाता है या अवैध लकड़ी ले जाता है, मतलब वन अपराध करता है, तो उसके साथ क्या होता है? जब्ती वगैरह की क्या प्रक्रिया है? हाँ, अध्याय 9 इसी प्रक्रिया और दंड के बारे में है। अगर किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को शक होता है कि कोई वन अपराध हुआ है, तो वो उस वन उत्पाद को जब्त कर सकता है। सिर्फ वन उत्पाद को? नहीं, उसके साथ साथ अपराध में इस्तेमाल हुए औजार जैसे कुल्हाड़ी वगैरह या नाव, गाड़ी या मवेशी जिनसे वो माल ले जाया जा रहा था, उन्हें भी जब्त किया जा सकता है। और जब्त करने के बाद जब्त करने वाले अधिकारी को तुरंत इसकी रिपोर्ट अपने सीनियर अधिकारी और संबंधित मजिस्ट्रेट को देनी होती है। क्या ये जब्ती की प्रक्रिया सीधी सादी है या इसमें भी कुछ पेच हैं, खासकर राज्यों के संशोधनों के बाद? यहीं पर राज्यों, खासकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और महाराष्ट्र ने बहुत बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। मूल कानून में प्रक्रिया उतनी विस्तृत नहीं थी, लेकिन इन राज्यों ने पूरी जब्ती प्रक्रिया को बहुत डिटेल में बताया है। जैसे कि क्या बदलाव है? उन्होंने एक अधिकृत अधिकारी, ऑथराइज्ड ऑफिसर, नियुक्त करने का प्रावधान किया है जो जब्ती के मामलों को देखेगा। उसके पास जांच करने और माल को सरकार के पक्ष में जब्त करने का ऑर्डर देने की शक्ति है। और उसके आदेश के खिलाफ अपील हो सकती है? हाँ, अपील या पुनरीक्षण रिवीजन का भी प्रावधान है, जो शायद किसी ऊंचे अधिकारी या कोर्ट में हो सकती है। एक और खास बात यह है कि जब ये अधिकृत अधिकारी मामले को देख रहा हो, तब सामान्य अदालतों का उस जब्ती के मामले में दखल देने का अधिकार सीमित कर दिया गया है। अच्छा, मतलब एक तरह से स्पेशल ट्रिब्यूनल जैसा ही समझ लीजिए। इन राज्यों ने तलाशी लेने की शक्ति भी दी है और अगर कोई जब्ती की कार्रवाई में बाधा डालता है या विरोध करता है तो उसके लिए अलग से सजा का भी प्रावधान किया है। तो जब्त किया हुआ सामान जैसे गाड़ी या मवेशी वो वापस मिल सकता है या नहीं? हाँ, प्रावधान है। मजिस्ट्रेट चाहे तो मालिक से बॉन्ड भरवाकर या कोई सुरक्षा सिक्योरिटी लेकर सामान छोड़ सकता है। जे&के और लद्दाख में तो बैंक गारंटी का भी जिक्र है। इसके बाद मजिस्ट्रेट अपराधी की गिरफ्तारी और मुकदमे के लिए कार्रवाई करता है। और अगर मुकदमे में अपराध साबित हो गया तो जो वन उत्पाद सरकारी नहीं था, मतलब निजी था लेकिन अवैध रूप से लाया गया, और जो औजार, गाड़ी, नाव या मवेशी अपराध में इस्तेमाल हुए थे, उन्हें सरकार जब्त कर सकती है। और अगर अपराधी पकड़ा ही नहीं जाए तो? अगर अपराधी अज्ञात है या मिल नहीं रहा, तो भी मजिस्ट्रेट जांच करके उस संपत्ति को जो अपराध में इस्तेमाल हुई जब्त करने का आदेश दे सकता है। जब्त किया हुआ सामान अगर खराब होने वाला हो तो उसे बेचा जा सकता है और बिक्री से मिले पैसे को वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे उस सामान को किया जाता। जब्ती के आदेश के खिलाफ अपील हो सकती है? हाँ, बिल्कुल, अपील का प्रावधान है। जब अपील का समय निकल जाए या अपील खारिज हो जाए, तब वो जब्त की हुई संपत्ति अंतिम रूप से सरकार की हो जाती है। ये तो काफी सख्त प्रक्रिया लगती है। हाँ, खासकर राज्य संशोधनों के बाद ये काफी सख्त हो गई है। अच्छा, गिरफ्तारी के बारे में क्या वन अधिकारी या पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती हैं? हाँ, अगर उन्हें लगता है कि किसी ने ऐसा वन अपराध किया है जिसकी सजा 1 महीने या उससे ज्यादा की कैद हो सकती है, तो वो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की गिरफ्तार कर सकते हैं। और जमानत? ये एक और पेचीदा मामला है। जिनके लद्दाख संशोधन ने तो ज्यादातर वन अपराधों को गैर जमानती बना दिया है। इसका मतलब है कि जमानत मिलना बहुत मुश्किल होगा। ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करेगा।
हालांकि कुछ मामलों में गिरफ्तार करने वाला अधिकारी खुद भी आरोपी को बॉन्ड पर छोड़ सकता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में और भी कुछ खास है प्रक्रिया को लेकर? हाँ, उन्होंने पुलिस की मदद मांगने और तकनीकी मंजूरी टेक्निकल सैंक्शन लेने जैसे प्रावधान भी जोड़े हैं। एक बात और, हमने कंपाउंडिंग का सुना है, वो क्या होता है? हाँ, धारा 68 ये एक तरह का समझौता है। कुछ खास तरह के वन अपराधों में अगर आरोपी अपनी गलती मान ले और कुछ मुआवजा देने को तैयार हो जाए तो सरकार द्वारा अधिकृत कोई वन अधिकारी मामला कोर्ट में ले जाने के बजाय वहीं रफा दफा कर सकता है। मतलब जुर्माना भरा और केस खत्म? हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन ये हर अपराध के लिए नहीं होता और मुआवजे की रकम और शर्तें भी राज्यों ने अपने हिसाब से तय की हैं या बदल दी हैं। एक और अहम सवाल, अगर जंगल से कोई लकड़ी या उत्पाद पकड़ा जाता है तो ये कैसे साबित होगा कि वो सरकारी है या निजी? यहाँ कानून एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिजम्पशन यानी धारणा बनाता है। धारा 69 कहती है कि जब तक कोई इसके विपरीत साबित न कर दे, ये माना जाएगा कि वो वन उत्पाद सरकार का है। यानी इस सबूत का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, आरोपी पर है कि वो साबित करे कि ये माल उसका है और कानूनी है। बिल्कुल, जेन के लद्दाख में तो इसे और साफ कर दिया गया है। ये तो आरोपी के लिए काफी मुश्किल स्थिति हो सकती है। हाँ, ये प्रावधान अधिकारियों को मजबूत स्थिति में रखता है। ठीक है, अब जरा वन अधिकारियों की शक्तियों और भूमिका पर आते हैं। कानून उन्हें क्या अधिकार देता है? अध्याय XII पूरा इसी पर है। राज्य सरकार वन अधिकारियों को कई तरह की शक्तियां सौंप सकती है। जैसे किसी भी जमीन में घुसने और उसका सर्वे करने, नक्शा बनाने की शक्ति, गवाहों को बुलाने और उनके बयान लेने की शक्ति जैसे सिविल कोर्ट के पास होती है, दस्तावेज मांगने की शक्ति, तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति और वन अपराधों की जांच करने की शक्ति। तो वो पुलिस की तरह जांच भी कर सकते हैं? हाँ, कुछ मायनों में। JNK लद्दाख संशोधन ने तो रैंक के हिसाब से शक्तियों को और स्पष्ट कर दिया है। और एक महत्वपूर्ण बात, सभी वन अधिकारियों को लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन पर भारतीय दंड संहिता यानी IPC के तहत लोक सेवकों से जुड़े प्रावधान लागू होते हैं और उन्हें अपनी ड्यूटी करते हुए किए गए कामों के लिए कानूनी सुरक्षा भी मिलती है। अगर उन्होंने कोई काम सद्भावना यानी गुड फेथ में किया है तो उन पर आसानी से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मतलब एक्शन लेने में हिचकिचाहट ना हो। शायद यही उद्देश्य रहा होगा। जम्मू एंड लद्दाख में तो उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी लेना भी जरूरी कर दिया गया है। क्या उन पर कोई रोक टोक भी है? हाँ, एक खास रोक है। कोई भी वन अधिकारी बिना सरकार की इजाजत के लकड़ी या अन्य वनोपज का व्यापार नहीं कर सकता। नहीं वो किसी ऐसे काम में एजेंट बन सकता है। ये हितों के टकराव को रोकने के लिए होगा शायद। बिल्कुल। अच्छा, क्या आम लोगों की, खासकर जो जंगल के पास रहते हैं, उनकी भी कोई जिम्मेदारी तय की गई है इस कानून में? हाँ, धारा 79 में कुछ लोगों की ये ड्यूटी बताई गई है कि वो वन अधिकारियों की मदद करें। किन लोगों की? जैसे वो लोग जिनके जंगल में कोई अधिकार मान्य किए गए हैं, या जो वहाँ सरकार के लिए काम करते हैं, या जो आसपास के गांव में रहते हैं और सरकार से कोई फायदा पाते हैं। उनकी क्या ड्यूटी है? उनकी ड्यूटी है कि अगर कोई वन अपराध होने वाला है या हो गया है तो उसकी सूचना दें। अगर जंगल में आग लग जाए तो उसे बुझाने में मदद करें, अधिकारियों को अपराध रोकने या जांच करने में मदद करें। और अगर वो ऐसा ना करें तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है, जिसे JNK लद्दाख में बढ़ाया गया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के संशोधन बार बार आ रहे हैं। लगता है वहाँ इस कानून को बहुत गंभीरता से अपडेट किया गया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कुछ बहुत ही अहम चीजें जोड़ी हैं जो मूल कानून में नहीं थीं। जैसे वन भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने पर सजा और उस कब्जे को हटाने की पूरी प्रक्रिया, जिसमें अपील का भी प्रावधान है। ये धारा 79A में है। फिर आग लगने के मामलों में डिप्टी कमिश्नर कैसे कार्रवाई करेगा और उसके खिलाफ अपील कैसे होगी, ये 79B और 79C में है। और वसूली वगैरह के बारे में? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को अगर किसी से पैसा लेना है, जैसे वन उत्पाद की कीमत या कोई खर्च या जुर्माने का पैसा, तो उसे वैसे ही वसूला जा सकता है जैसे जमीन का लगान वसूला जाता है। ये धारा 82 है। मतलब काफी सख्ती से वसूली हो सकती है। बिल्कुल। और JNK लद्दाख ने तो बॉन्ड के तहत दे जुर्माने की वसूली धारा 82A, और अगर कोई वन पट्टा या सौदा गलत पाया जाता है तो उससे हुए फायदे की वसूली के लिए एक पूरा प्राधिकरण बनाने और उसकी प्रक्रिया का प्रावधान धारा 82 से H तक जोड़ दिया है।
ये तो बहुत बड़े बदलाव हैं। हाँ, ये दिखाते हैं कि कैसे इस पुराने कानून को आज की चुनौतियों, खासकर अवैध कब्जे और वित्तीय अनियमितताओं से निपटने के लिए ढाला जा रहा है। ये तो वाकई एक बहुत ही विस्तृत और शक्तिशाली कानून है। हमने इसकी कई परतों को छुआ। अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, संक्षिप्त में कहें तो भारतीय वन अधिनियम 1927 भारत में वनों के प्रबंधन का एक, आप कह सकते हो, मास्टर प्लान जैसा है। ये वनों को मुख्य रूप से आरक्षित और संरक्षित श्रेणियों में बांटता है और तय करता है कि किस पर कितना सरकारी नियंत्रण होगा। और ये अधिकारों को भी परिभाषित करता है और अपराधों को भी। हाँ, ये बताता है कि वन उत्पाद क्या है, किसके क्या अधिकार हो सकते हैं और ज्यादातर मामलों में उन्हें कैसे सीमित या खत्म किया जा सकता है। क्या करना गैर कानूनी यानी अपराध है और अपराध होने पर जांच, जब्ती, मुकदमे और सजा की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। ये वन अधिकारियों को बहुत ज्यादा शक्तियां देता है। और आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है, खासकर जब हम देखते हैं कि राज्य इसमें लगातार संशोधन कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए, ये आज भी हमारे देश के वन प्रशासन की रीढ़ है। भले ही इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 आया या फिर सबसे महत्वपूर्ण वन अधिकार अधिनियम 2006 आया, लेकिन ये 1927 का कानून अभी भी लागू है और जमीन पर इसका असर दिखता है। और राज्यों के संशोधन इसे और मजबूत बना रहे हैं। कई मामलों में हाँ, जैसा हमने जे.एन.के लद्दाख का उदाहरण देखा, संशोधन इसे ज्यादा सख्त बना रहे हैं। नई तरह की समस्याओं जैसे अवैध कब्जे या वन आधारित उद्योगों के रेगुलेशन, जो जे.एन.के में धारा 76A में जोड़ा गया, से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सीधा असर जंगलों पर, वहां रहने वाले लोगों पर और लकड़ी वगैरह के व्यापार पर पड़ता है। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, एक विचार। ये कानून बना 1927 में, अंग्रेजों के समय में। उस वक्त शायद मुख्य जोर संसाधनों पर कब्जा करने और उनसे रेवेन्यू कमाने पर था। हाँ, ये एक आम धारणा है। तो आज जब हम संरक्षण, कंजर्वेशन की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं और सबसे जरूरी जंगलों में रहने वाले आदिवासी और अन्य समुदायों के अधिकारों की बात करते हैं, जो कि वन अधिकार अधिनियम 2006 का मुख्य फोकस है, तो क्या ये 1927 वाला ढांचा, जो मूल रूप से नियंत्रण और राजस्व पर आधारित था, इन नई जरूरतों और मूल्यों के साथ पूरी तरह से फिट बैठता है? ये बहुत ही अहम सवाल है। या फिर जो राज्य स्तरीय संशोधन हो रहे हैं वो कहीं इसे और ज्यादा राज्य केंद्रित और नियंत्रण वाला तो नहीं बना रहे, बजाय इसके कि इसे ज्यादा समुदाय अनुकूल या संरक्षण उन्मुख बनाया जाए? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद और गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये कानून और इसके लगातार बदलते स्वरूप का मूल्यांकन आज के संदर्भ में करना बहुत जरूरी है।